everything. स्टमक की पूरी कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन किस लिहाज से, एनाटॉमिकल लिहाज से, मतलब उसके स्ट्रक्चरली तौर पर उसका फंक्शन, मतलब उसकी पूरी फिजियोलॉजी, ये बाकी है हमारे। सही है। उसकी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है उसका फंक्शन। ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक पर आना है। पेज नंबर है आपका 258। इस पेज नंबर 258 पर आने के बाद यहाँ तक आप समझ लें कि लास्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसके अंदर देखें, आपके पास हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और इसमें फूड स्टोर होता है और केमिकली डाइजेस्ट होता है। जे शेप इसका स्ट्रक्चर है। एक तरफ इसकी थोड़ी सी ज्यादा कर्वेचर है, एक तरफ इसका लेसर कर्वेचर है, जिसको हम ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर कहते हैं। दो ओपनिंग्स हैं स्टमक में, एक हार्ट की तरफ है ऊपर, जहाँ स्टमक में एसोफेगस ओपन होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और दूसरा जहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं। स्टमक के अंदर जो फोल्डिंग्स हैं उनको हम रुगाई कहते हैं, और वहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनसे सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्रोड्यूस होता है। सही है, जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 258 का लास्ट पैराग्राफ, इन द एम्प्टी कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक mucosa is thrown into the longitudinal folds of the nuclei because of the contraction of the muscularis mucosa and the loss of the consistency of the submucosa. The surface is further subdivided by the furrows, the gastric pits. गैस्ट्रिक पिट्स की हमने बात की थी कि जो रिगाय है उसको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसके अंदर फर्दर और मजीद डिप्रेशन होती है, जिसको हम क्या कह रहे थे? गैस्ट्रिक पिट्स कह रहे थे, जिसका बाकायदा आपकी बुक में यहाँ पर प्रॉपर्ली कोई डायग्रामेटिकली मेंशन नहीं था। मैंने इसको बाकायदा आपको दिखाया था कि गैस्ट्रिक पिट्स हम किसको कहते हैं। ठीक है। इट सीक्रेट्स द, अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है, these funnel shaped investigations of the epithelium are the continuous at their base with the tubular glands. The mucosa has a mucus secretion mucoid cells. फिर मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकोइडल सेल्स है, ये म्यूकोइडल सेल्स का क्या काम है? म्यूकस सिक्रीट करना। व्हाट इज मीन बाय म्यूकस? वाटर दैट इज मिक्सिंग विद द पेप्टाइडोग्लाइकन। जब पानी पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ मिक्सअप हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? म्यूकस बन जाता है। ठीक है। और वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से रिलीज हो रहा होता है। इट सीक्रेट द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट आयंस। म्यूकस के अलावा और मजीद क्या सीक्रेट करता है ये? बाइकार्बोनेट आयंस। व्हाट आर द बाइकार्बोनेट आयंस? HCO3- जिसके ऊपर चार्ज होता है। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को किससे मिलकर बना है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन से। हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पढ़ा था, उधर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक सब्सटेंस अगर ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से कोई बायोमॉलिक्यूल बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। सो व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि जो सरफेस है उसकी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स वाली सरफेस जो इंटरनल मौजूद है किसके अंदर? स्टमक के अंदर, वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है। which is mean of the lubricating of the food as well as the protection to the stomach against the action of the HCl and its own proteolytic enzyme. सही है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि इसका क्या क्या काम है। On the basis of the difference in the types of the glands present in the mucosa. अब जितने भी आपने ग्लैंड्स पढ़े हैं पीछे इसके स्ट्रक्चर के अंदर, लास्ट वाला टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा 3 histological regions can be distinguished in the stomach. In the first region around the cardiac contains cardiac glands. 3 रीजन से हमने पूरे स्टमक को डिवाइड किया है। सही है। जो स्टमक है उसको हमने कितने रीजन में डिवाइड कर दिया बेटा? 3 रीजन है। पहला वाला रीजन ये कह रहे हैं कि जो कार्डियक एंड की तरफ मौजूद है उसके हवाले से बात की जा रही है। The histological regions can be distinguished in the stomach. The first region around the cardiac contains the cardiac glands. यहाँ पर जो ग्लैंड्स पाए जाएंगे, इन ग्लैंड्स को क्या कहा जाएगा? That glands are called cardiac glands. ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे? कार्डियक ग्लैंड्स कहेंगे। दे सीक्रेट द म्यूकस ओनली। ये वो जगह है जहां से सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रिलीज होता है बेटा? म्यूकस रिलीज होता है। मैंने बताया म्यूकस क्या है? म्यूकस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर विद पेप्टाइडोग्लाइकेन। सही है। म्यूकस इज अ मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन। दे सीक्रेट द म्यूकस ओनली। द सेकंड रीजन जिसको हम क्या कहते हैं? which include the fundus and the corpus contain the gastric glands proper और the fundic glands. दूसरा रीजन जिसको ये क्या कह रहे हैं? फंडस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? फंडस। सेकंड रीजन ऑफ द स्टमक दैट इज कॉल्ड फंडस। ठीक है। जो कि देखो
कार्डियक रीजन को अगर मैं प्रॉपर्ली मार्क करूं तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, जबकि ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया होता है इसको हम फंडिक रीजन कहते हैं। मतलब थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ उठा होता है, हमने थोड़ा सा सही नहीं बनाया है, सही है। तो लास्ट वाले जो इंग्लिश क्वेश्चन में बकायदा फंडस अलग से मेंशन किया था, तो फंडस वाले रीजन के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रीजन है उसके बाद जो सेकंड रीजन है जिसमें फंडस आ जाता है और कॉर्पस आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या मिलता है आपको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलते हैं। और इसके अलावा उन्हीं को आप क्या कह सकते हैं? फंडिक ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे बेटा फंडिक ग्लैंड्स? क्योंकि वो जो रीजन था वो क्या बेसिकली वो फंडस है, तो इसलिए वहां पर जो ग्लैंड्स है दे आर कॉल्ड फंडिक ग्लैंड्स। एंड फंडिक ग्लैंड्स आर एक्चुअली द प्रॉपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनका काम क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करना। हियर द मेन म्यूकोइडल सेल्स आर लाइंग। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं बेटा? म्यूकोइडल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? म्यूकोइडल सेल्स, जो कि इधर मौजूद है, ठीक है। Beside the mucoidal cell there are the parietal cells or the auxintic cells। और कौन से सेल्स हैं? पैराइटल, या जिसको आप ऑक्जेंटिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकोइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फंडिक रीजन ऑफ द स्टमक which secrete the HCl। मैंने कहा था अभी आपको कि HCl जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो pH की जो कंसंट्रेशन होती है यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1.5 से लेकर के 2.5 के दरमियान। एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर, अब ये रिलीज कौन करता है? पैराइटल सेल और जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं इनका क्या काम है? क्या रिलीज करना बेटा? इनका काम है एक ऐसा HCl रिलीज करना जिसका pH कितना हो? 1.5 से लेकर के 2.5 तक। और ये पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स कहां पर मौजूद हैं? फंडिक रीजन ऑफ स्टमक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl को रिलीज करने के साथ साथ और क्या रिलीज करते हैं? ये इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलजुल कर काम कर रहा होता है। The latter is important in the maturation of the red blood cell, vitamin B12 absorption in the intestine and the help of the certain cell in a central and the peripheral nervous system। अब ये इसके रोल बता रहे हैं आपको। किसके रोल बता रहे हैं? पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स का काम इंट्रिंसिक फैक्टर के तौर पर जब रिएक्ट करता है तो इसका क्या-क्या काम है? ये तीन चीजों में इन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, उसके अलावा बता रहे हैं कि आपके पास मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, और आपको बता रहे हैं कि हेल्थ ऑफ द सर्टेन सेल्स इन अ सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन चीजों में इसका रोल है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो कंटेन द चीफ सेल्स। और क्या होते हैं भाई यहाँ पर? चीफ सेल्स आपको मिलेंगे। अब ये चीफ सेल्स का क्या काम है? देखो, जिसको हम जाइमोजिन सेल्स कह रहे हैं, इनका काम ये है एक हार्मोन ये रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है पेप्सिनोजिन। हार्मोन कह रहा हूं बेटा, एंजाइम, सही है। एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन का क्या काम है अभी आप देखेंगे। पेप्सिनोजिन एक्टिवेट होगा किसकी मदद से? HCl की मदद से। कैसे? देखें लिखा होगा, मेंशन करते हैं कि पेप्सिनोजिन जो सीक्रेट हो रहा है अ प्रीकर्सर टू द प्रोटीनलाइटिक एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। ये जो पेप्सिनोजिन है ये एक एंजाइम है जो कि किसमें कन्वर्ट होगा? पेप्सिन में। कब कन्वर्ट होगा? जब ये एक्टिवेट होगा। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl रिक्वायर्ड है, सही है। अच्छा जी, अब ये क्या करेगा? द डिस्टल रीजन ऑफ द स्टमक कॉल्ड एज पाइलोरस कंटेन द पाइलोरिक ग्लैंड्स। फंडिक ग्लैंड्स की बात हो गई, कार्डियक रीजन की बात हो गई, तो दो रीजन डिस्कस हो गए। अब आखिरी रीजन जो इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ है स्टमक का, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है? डिस्टल रीजन ऑफ द स्टमक जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, वहां पर पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं जिनका क्या काम है? म्यूकस सीक्रेट करना और गैस्ट्रिन, मतलब एक हार्मोन है। एक का क्या काम बेटा? म्यूकस सीक्रेट करना, और एक हार्मोन जिसका नाम क्या है बेटा? गैस्ट्रिन, ये रिलीज करता है। अब इस गैस्ट्रिन का क्या काम है? इस गैस्ट्रिन का काम कुछ इस तरह से है। द गैस्ट्रिन इज रिलीज्ड इन रिस्पांस टू द टू बेसिक स्टिमुलाई। मतलब डायरेक्टली खुद ब खुद यहाँ से गैस्ट्रिन नहीं रिलीज होती, जब तक उसको स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं मिलेगा रिलीज होने का, तब तक वो रिलीज नहीं होगा। और वो कब रिलीज होता है? in response to the two basic stimuli, the distension of the stomach and raising the pH of the stomach by the addition of the food like protein, decreases in acidic environment. In addition to the gastrin hormone, there are the endocrine glands distributed throughout the body of stomach. One of their important secretion is serotonin, which inhibit the gastric acid secretion.
एक काफी अहम बात इन्होंने ये की है जो कि आपके लेवल पर तकरीबन ही बच्चों को नहीं पता होता कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो उस पर एक्टिवेट होंगे, सही है, या उसकी सिक्रीशन से होगा क्या आपके पास। देखो यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा यहाँ वाले सेल्स इस जगह को ओपन होने नहीं देंगे। यहाँ वाले सेल्स क्या करेंगे, पहले एसिडिक सिक्रीशन को रोकेंगे, क्योंकि अगर वो एसिडिक सिक्रीशन स्टमक से निकलकर बाहर चली गई तो स्टमक के आगे क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन गोइंग टू बी डैमेज। तो सबसे पहले यहाँ से फूड निकालने से पहले, ये ओपनिंग करने से पहले पीछे जो एसिडिक सिक्रीशन है उसको रोकना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सेरोटोनिन हार्मोन का इन्होंने नाम बताया है, ठीक है, इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को रोक देगा। और साथ में जो फूड आ रहा है और मजीद जैसे कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, वो फूड को क्या करता है, उसकी एसिडिटी को थोड़ा सा मजीद कम कर देता है। तो एक काम ये हुआ कि एसिड की सिक्रीशन रुक गई, और दूसरा कुछ स्पेसिफिक फूड में जो ऑलरेडी एसिडिटी थी इसको थोड़ा सा और मजीद क्या कर दिया, कम। तो अब यहाँ से जो फूड निकलकर बाहर जाएगा वो हाईली एसिडिक नहीं होगा, उतना एसिडिक ना होगा जितना कि स्टमक के अंदर वो एसिडिक था। तो स्टमक के अंदर जो फूड की एसिडिटी थी वो एसिडिटी यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसके लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन, जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करने वाले जो सेल्स हैं जो HCl रिलीज कर रहे थे, कौन रिलीज कर रहा था, पैराइटल सेल्स, या जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स कह रहे थे, वो रिलीज कर रहे थे। इनकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो इसी चीज को लास्ट में उन्होंने कहा है कि आपके पास जो लास्ट रीजन है, ठीक है, उधर पर क्या होता है, गैस्ट्रिन मौजूद है जो कि एक तरह का एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, जिसका क्या काम है, इनहिबिट कर देना गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को। ठीक है, अब देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल एंड द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टमक, काफी लंबा इन्होंने खींच खांच के लिखा है, हो सकता है ये पूरा 2.5 पेज में आपका सिर्फ स्टमक गया हुआ है। मे भी पॉसिबल कि इस चैप्टर से लॉन्ग आने का तो चांस नहीं है, अलबत्ता स्टमक के ऊपर पूरा बाकायदा अलग से शॉर्ट आता है। पूरा स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक की फिजियोलॉजी और स्टमक का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टमक, ये पूरा सवाल आपसे अलग से शॉर्ट में पूछ सकते हैं। आप देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन में क्या कहते हैं, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर एंटर होता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में फूड एंटीसिपेट होता है। एंटीसिपेट होने का मतलब उसका स्मेल, टेस्ट, साइट और साउंड। द स्टिमुलेशन सिग्नल्स आर रिलीज्ड बाय द वेगस नर्व, एक काफी इंपॉर्टेंट नर्व है, सही है, और ये क्रेनियल नर्व है। कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम क्या है, वेगस नर्व। क्या नाम है बेटा, वेगस नर्व। अब इस वेगस नर्व का काम क्या होता है, जो ब्रेन से निकल रही है, और द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक ड्यू टू द एक्चुअली फूड इनपुट स्पेशली द प्रोटीन इन स्टमक। देखो भाई, इस जगह को खुलना जरूरी है जब यहाँ पर फूड मौजूद हो, और इसको खुलने के लिए, इसको जगह बनाने के लिए आपके पास कौन सा नर्व मैसेज देता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व आकर के इसको मैसेज देगा कि भाई आप क्या हो जाओ, डिस्टेंट हो जाओ, ताकि यहाँ पर फूड रह सके। अगर ये डिस्टेंट नहीं होगा तो फूड यहाँ पर रह भी नहीं सकता। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या, द गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलीज। अब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा ब्लड के अंदर। द वेगस नर्व रिप्रेजेंट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हिच ओवरसीज अ वास्ट array of the crucial bodily function including the control of digestion, immune response, heart etc. वेगस नर्व बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है और मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर इसका काम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका एक काम कहां पर है, डाइजेशन के भी दौरान है, बल्कि और दूसरे सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम वेगस नर्व से सिर्फ और सिर्फ जो उसकी डिस्कशन करेंगे वेगस नर्व की, वो कौन सा डिस्कशन करेंगे, डाइजेशन में उसका क्या रोल है, बस ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं, देखो लिखा हुआ है द गैस्ट्रिन बाय द ब्लड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ताकि वो क्या रिलीज करे, गैस्ट्रिक जूसेस को स्टमक के अंदर। जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपके पास हमने पहले ही बता दिया कि वो HCl है और पेप्सिनोजेन है। HCl क्या करता है, फूड को न्यूट्रलाइज होने में हेल्प, सॉरी न्यूट्रलाइज कह रहा हूं, डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। और पेप्सिनोजेन जो रिलीज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, और फिर अमीनो एसिड्स बनेंगे बाद में। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए और फूड के अंदर से उसकी डिसोल्यूशन के लिए जो आपको सब्सटेंस चाहिए दैट इज द HCl। ठीक है, और बाकायदा प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पेप्सिनोजेन, जो कि कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पेप्सिन में। ये कब कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कब कन्वर्ट होगा, जब स्टमक में क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। ठीक है, द पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन। बता दिया मैंने कि प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में। पेप्टोन क्या है,
बड़ा प्रोटीन जब छोटे छोटे से पेप्टाइड में टूट जाए। द स्टमक इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एक्सियल टुवर्ड्स द कोटिंग ऑफ द म्यूकस। ये मैं बिल्कुल जब इसकी हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि अंदर की तरफ से रुगाई और जो इसकी इतनी मोटी फोल्डिंग है ये इसको क्या करके रखती है, बचा कर रखती है इसके अपने HCl की सिक्रीशन से कि कहीं ये खुद इसकी वॉल्स क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। ठीक है, the stomach itself is protected against the action of the HCl towards the coating of the mucus. The pH of the mucosal layer is raised up to the 7 due to the release of the carbonate ion, while the pH towards the lumen of the stomach remains around 1.5 से 2.5। बेटा ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। जो म्यूकोसल लेयर है उसका pH तकरीबन कितना हो जाता है, 7, मतलब बेसिक न्यूट्रल, ड्यू टू द रिलीज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन। तो हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये पूछ ले कि ह्यूमन का पीएच स्टमक में 7 किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर क्या रिलीज होता है, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होता है। ठीक है, और पीएच टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक रिमेंस अराउंड, जबकि ल्यूमेन ऑफ द स्टमक के अंदर जो पीएच होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2.5। किस वजह से, बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HCl की प्रेजेंस की वजह से पीएच क्या होगा, एसिडिक, और बाइकार्बोनेट की वजह से जो आपके पास पीएच होगा वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, अच्छा, therefore the factors affecting the gastric juice secretions are the neuronal, mechanical and hormonal। अब यहाँ पर हमने देखा कि न्यूरोनल एक्टिवेशन की वजह से आपके पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिलीज हो रही है, हार्मोनल एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन या डिस्टेंशन वगैरह का काम चल रहा है, और केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से बाकायदा डाइजेशन चल रही है। तो मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, और न्यूरोनल एक्टिविटी के जरिए से स्टमक अपना फंक्शन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब उसके आगे क्या लिखते हैं, रेनिन और द काइमोसिन is secreted that turns the soluble milk protein। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपके पास जो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन है वो न्यूरोनल है, मैकेनिकल है, हार्मोनल है। बच्चों के अंदर बात कर रहे हैं, किसके अंदर बात हो रही है, बच्चों में। बच्चे तो नहीं खाते गोश्त, अंडा, मछली, दूध, सिर्फ दूध पीते हैं। तो इन्फेंट्स के अंदर एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या है, रेनिन, जिसको हम काइमोसिन कहते हैं। इस रेनिन का क्या काम होगा बताओ, रेनिन का क्या काम है, देखें रेनिन के हवाले से लिखते हैं, इट इज सिक्रेटेड दैट टर्न्स द सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिनोजेन इनटू द इनसॉल्युबल प्रोटीन कैसीन व्हिच इज देन डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। मिल्क के अंदर प्रोटीन डिसॉल्व होती है, जिस प्रोटीन का नाम इन्होंने मेंशन किया कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन डिसॉल्व है, उसका नाम क्या है, कैसिनोजेन। उसको किस में कन्वर्ट करता है, कैसीन में। बेटा देखो मिल्क प्रोटीन जिसका नाम क्या है, कैसिनोजेन, ये उसको हम तब कहेंगे जब वो वाटर के साथ मिल्क में डिसॉल्व फॉर्म में होगा, मतलब जब दूध के अंदर आपको वो लिक्विड की तरह रहेगा, आपको कोई अलग से उसमें प्रेसिपिटेट या सॉलिड पार्टिकल्स नहीं नजर आएंगे। जैसे ही दूध फटता है तो जो कैसिनोजेन डिसॉल्व हुआ होता है वो उसमें से कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को किसके अंदर, कैसीन में, और वो बाकायदा प्रेसिपिटेट आपको नजर आने लग जाते हैं, वो अनडिसॉल्व फॉर्म में आपको नजर आना शुरू हो जाता है। बच्चा जब दूध पीता है तो वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है, लेकिन बच्चा जब उल्टी करता है तो उसमें वो दूध जो है ना फटाफट बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके स्टमक के अंदर रेनिन रिलीज होता है, जिस रेनिन का काम क्या है आपके पास, उसका काम ये है कि आपके पास क्या करना, कैसिनोजिन को किसमें तब्दील करना, इनसॉल्युबल प्रोटीन में, दैट इज कैसीन। क्यों? व्हिच इज देन डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। यहां पर पेप्सिन है, देखो दोनों का रोल मिला जुला है। क्या करता है, पहले रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजिन को कैसीन में तब्दील करेगा। क्यों? क्योंकि कैसिनोजिन के ऊपर डायरेक्टली पेप्सिन एक्ट नहीं कर सकता। पेप्सिन वो हार्मोन है जिसका काम ये है कि वो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स के अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर और फिर अमीनो एसिड्स के अंदर, तब जाकर प्रोटीन डिसॉल्व होगी हमारी ब्लड में, वरना प्रोटीन हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो सकती। अब पेप्सिन जो है वो मिल्क प्रोटीन पर एक्ट नहीं कर सकता। जो मिल्क प्रोटीन कौन सी है, कैसिनोजिन। रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजिन को किसमें तब्दील करेगा, कैसीन में। जैसे ही वो कैसीन में तब्दील हो जाएगा अब उसको पेप्सिन क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। मतलब ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, बस ये डिसॉल्व फॉर्म में थी और ये अनडिसॉल्व फॉर्म में। अब जैसे ही वो अनडिसॉल्व हो गया उसके बाद पेप्सिन लगेगा, पेप्सिन उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स के अंदर, जिसके बाद वो इजीली ब्लड के अंदर क्या हो सकेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके आगे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन इन स्टमक इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक व्हिच एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट आर अरेंज्ड इन द 3 लेयर्स। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या कहते हैं, हमने बाकायदा 3 मस्कुलर लेयर्स इसकी बाकायदा आपको मेंशन करके इसके पिक्चर्स के अंदर इसकी इमेज में आपको दिखा दिया था।
उसी को यहाँ पर कहने का हम ऑलरेडी इसकी तीनों लेयर इसकी एनाटॉमिकल डायग्राम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। द इनर मोस्ट इज अ यूनिक एंड ऑब्लिकली ओरिएंटेड, बार बार एक ही चीज को